गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के ही कुछ भेद जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो इस कक्षा में जो है हम बिल्कुल एक अच्छी प्रकार से जो है प्रयास करेंगे कि ये जो तीनों सर्वनाम हैं इनके बारे में हर स्थिति यानी हर प्रकार से आपके पूरी तरह से वो समझ में आ जाए, और जहाँ जहाँ भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है वो भी हम आज यहाँ पर दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो समय अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले मैं बात करूँगा संबंधवाचक सर्वनाम की। आखिर संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं जहां पर ये नजर आएगा। जो सो इस प्रकार से है ना, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, इस प्रकार से जो है ना इसमें सर्वनाम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अब इसकी परिभाषा से समझते हैं हम क्या है ये। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक परस्पर आपस में पारस्परिक संबंध प्रकट हो, संबंध प्रकट हो। ठीक है, क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट हो, आपस में संबंध का पता चले। ठीक है ना, यानी देखिए इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कभी भी हम सरल वाक्य में नहीं कर सकते। कहीं भी सरल वाक्य हो ना जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो, वहां कभी भी सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता। वह जा रहा है, वह खा रहा है, इस यहां कभी भी जो है संबंधवाचक नहीं हो सकता। अब जहां पर दो उपवाक्य नजर आए ना, एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य, यानी एक बात दूसरी बात के ऊपर आश्रित है, वहां होगा संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्य आपस में किसी सर्वनाम से जुड़े हुए हैं, दोनों का आपस में संबंध है। कैसे समझिए, जैसे जो सोता है सो खोता है। ठीक है, यह सरल वाक्य नहीं है। यहां पर दो उपवाक्य हैं और एक प्रधान है और एक उसके ऊपर आश्रित है। यह सर्वनाम की पहचान होती है। जो सो संबंध ही तो बताना है हमने। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं व्यक्तियों का संबंध, यहां किसका संबंध है? खोने से संबंध, सोता। अगर सोएंगे तभी तो खोएंगे। ये प्रधान है, ये आश्रित है, ये ध्यान रखना है। जो सोता है सो खोता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तो ये बहुत मुश्किल सर्वनाम नहीं है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जहां पर दो व्यक्तियों का, वस्तुओं का या दो उपवाक्य दिखाई दे रहे हों वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। वहां पर जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए बस ये ध्यान रखें
कभी भी सरल वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होता। दो उपवाक्य नजर आएंगे। जोश होता है एक उपवाक्य तो ये है, शोक होता है एक उपवाक्य ये है। जैसी करनी ये बन गया उपवाक्य, वैसी भरनी एक ये बन गया। ठीक है ना, आपस में संबंध बताना है, पारस्परिक परस्पर दोनों का संबंध है यहां, जो सो जैसी वैसी। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं, देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भैंस किसी होगी, जिसकी लाठी होगी, तो यानी ये आपस में संबंध है। ये भी दोनों वाक्य हैं। बीच में देखना आप रुकावट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सरल वाक्य तो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कितने भी उदाहरण आप कर सकते हैं जहां पर आपको नजर आए कि दो उपवाक्य आपस में जो है ना एक दूसरे का संबंध है, वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सर्वनाम है ये। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला सर्वनाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको लिख लें, बाद में जिस तरह भी आपको समय मिलेगा। तो इसके बाद जो है हम करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से ही आप समझ गए होंगे, प्रश्नवाचक से ही, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, प्रश्न होगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसी बात भी है उससे संबंधित एक रहस्य मैं बताऊंगा कि वो क्या है, वो समझिए। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें मुख्यतः दो सर्वनाम आते हैं, कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या, इसकी जो परिभाषा वो देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, किसी के भी बारे में इसमें प्रश्न का बोध होगा। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, व्यापार इसके बारे में किसी प्रश्न का बोध हो, वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे दीवार पर कौन बैठा है, दीवार पर कौन बैठा है ना, कौन, कौन बैठा है, प्रश्नवाचक हो गया, कौन बैठा है। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। वहां पर क्या पड़ा है, क्या पड़ा है ना, वहां पर क्या पड़ा है। ठीक है, तो ये किसका बोध करा रहे हैं, यहां पर किसी प्रश्न का। अब वो जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, कौन कहां प्रयोग होगा और क्या कहां प्रयोग होगा। देखिए, एक होता है कौन, जब भी हम किसी प्रश्न पूछेंगे, या हम पूछते हैं क्या, ये दो है। इसका प्रयोग करते हैं प्राणीवाचक के लिए, यानी सजीव के लिए, जो भी सजीव हैं अधिकतर। ठीक है ना, कौन सजीव, जिसमें जान हो, सांस हो, है ना, प्राणीवाचक। और इसका प्रयोग करते हैं हम निर्जीव के लिए, ठीक है, यानी अप्राणीवाचक के लिए। प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, ये सजीव, ये निर्जीव के लिए।
किस प्रकार से वो समझें। देखो कौन आया है, एक उदाहरण लिखा, देखो कौन आया है ना। अब आएगा कौन भाई, जो सजीव होगा, जो प्राणी होगा, कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना, कुछ भी। देखो कौन आया है, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, कौन का, सजीव के लिए। अगर यहां जो बात करूं मैं वो अन्य ले लें, वहां पर क्या पड़ा है, क्या पड़ा है। अब कुछ वस्तु पड़ी है, वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है, तो उसके लिए क्या आया, क्या। कौन आएगा सजीव के लिए यानी प्राणीवाचक के लिए, क्या आएगा निर्जीव के लिए यानी अप्राणीवाचक के लिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है। अब खड़ा कौन होगा वहां पर, जो प्राणीवाचक होगा, जैसे सजीव होगा, है ना। वहां कौन खड़ा है, ठीक है। तो सजीव के लिए क्या आएगा, कौन आएगा। और अगर मैं बात करूं, आप खाने में क्या लेंगे। अब जो क्या है ना, यहां पर खाना है, वो अप्राणीवाचक में आएगा, प्राणीवाचक थोड़ी है। तो क्या, उसके लिए क्या आया, खाने के लिए क्या लेंगे, खाने में जो भी क्या लेंगे आप, ठीक है। और प्राणीवाचक के लिए क्या आया, कौन आया, ठीक है ना। इन दोनों में यही अंतर है, कौन में और क्या में। क्योंकि अगर हमें प्रश्न पूछना है, या हम अधिकतर कौन से पूछते हैं या पूछते हैं क्या से। कौन प्राणीवाचक के लिए, सजीव के लिए प्रयोग होता है, और क्या निर्जीव यानी अप्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। किसी के बारे में कोई भी प्रश्न पूछेंगे, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। निज जो है, यह संस्कृत का शब्द है, निज, और इसका अर्थ होता है अपना यानी स्वयं, ठीक है। हमारा जो है सर्वनाम का अंतिम भेद है कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, ठीक है ना। स्वयं के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए इसके जो मुख्य सर्वनाम है वो कौन से हैं, एक तो स्वयं ही है ना, अपने आप, आप ही, खुद। ये अधिकतर इन सर्वनामों का यहां पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है यानी अपने लिए किया जाता है। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो किसके बारे में बात हो रही है, अपने बारे में ही कह रहे हैं ना, कि हमें अपना काम जो है स्वयं करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा निजवाचक, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा,
मैं अपने आप चला जाऊंगा, है ना। अपने आप, मैं अपनी बात कर रहा हूं, स्वयं के लिए कर रहा हूं, है ना। हमें अपना कार्य हमें अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं करना चाहिए। यानी अब क्या कहा कि इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, यानी अपने लिए किया जाता है, ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वे निज आवास में रहते हैं, निज आवास में रहते हैं, ठीक है। निज, वे अपने आवास, उनके अपने लिए है, वो किसी दूसरे के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वे निज आवास में रहते, नहीं अपने आवास में रहते। निज, अपने आप, स्वयं, ये कहीं भी लग जाएं। मैं खुद चला जाऊंगा, वह अपने आप ही आया, अपने आप ही आया, अपने ऊपर लेके उसको चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। एक बात जो है ना, आपको लेकर के कई बार ना एक समस्या खड़ी हो जाती है, ये मैं ये अलग से लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप जो है ना, आप कई जगह प्रयोग होता है, एक दूसरा सर्वनाम में भी प्रयोग होगा, वो कैसे होता है ना, उसको समझिए हम। देखिए, यदि ये तो था अपने लिए, स्वयं के लिए, अगर मैं यहाँ एक वाक्य लिखूं, आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, आप तो यहां भी आया है, आप सोचेंगे कि आप तो निजवाचक में हैं, ये तो निजवाचक, ऐसा नहीं है। आप कम से कम ये तो समझिए वो किसको कह रहा है। आप कहेंगे यानी मैं वक्ता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। और वक्ता श्रोता की बात कहां हुई थी, वो पुरुषवाचक सर्वनाम में हुई थी। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी श्रोता के लिए कौन सा पुरुष था, वो था मध्यम पुरुष। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप है ना, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। यहां श्रोता को कह अपने आप, वहां तो अपने आप होता है ना, आप वो दूसरा है, अपना काम अपने आप करना, अपने ऊपर है। यहां तो हम दूसरे को कह रहे हैं, आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, श्रोता को कह रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है, ठीक है। आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए, मैंने ये लिख दिया एक वाक्य और, ठीक है ना। अब यहां कोई आप स्वयं के लिए थोड़ी कह रहे हैं, मैं आपको कहूं भी आप यहां, ये यहां बैठिए, आप तुम यहां बैठिए, ये सिंपल सी अगर साधारण रूप में इसको लूं, आप जो है ना यहां, ये भी मध्यम पुरुष का उदाहरण बनेगा, न कि ये निज का बनेगा। निज में क्या होता है, ये अपने लिए होता है, स्वयं के लिए, परंतु यहां स्वयं के लिए थोड़ी है ये बात, ये तो श्रोता के लिए, दूसरे के लिए हम कह रहे हैं आप यहां बैठिए, आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, ये अपने लिए नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का ना हमें बच्चों ध्यान रखना चाहिए, यही तो हमें दिक्कत हो जाती है। वह तो आप सर्वनाम पढ़ते हैं, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, और फिर क्या होता है, किसी भी परीक्षा में हमारा वो प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, बिल्कुल आराम से समझना है, क्योंकि कभी भी जो है ना, ये ना सोचें कि समय लगेगा। देखिए, अगर किसी विषय को अच्छे से समझना है ना, थोड़ा समय तो लगेगा। यदि 5 से 10 मिनट हमें ज़्यादा लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो विषय हमारे समझ में तो आए। अगर हम इसको छोटा संक्षिप्त रूप इसका कर दें, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो यहाँ पर बना दें, कक्षा दे दें आपको, तो लेकिन आप पूरी बातें तो नहीं वहाँ समझ पाएंगे। बहुत सी जो छोटे छोटे तथ्य जो मैं बातें बीच में बता रहा हूँ, जो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये वहाँ हमसे रह जाती हैं, हम समझ नहीं पाते, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने ध्यान से समझना है, जो भी विषय हम करा रहे हैं उनको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही शांत मन से उसको पढ़ना है। और इससे पहले भी जो वीडियो आई है ना, उनको भी आप देखिए, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है ना, बड़ा अच्छा विषय है, इसके सभी विषय बड़े अच्छे हैं, बड़े रोचक हैं। बस थोड़ा सा क्या होता है, हमें एक व्यवस्थित क्रम से पढ़ना पड़ता है। अब वर्णमाला का ज्ञान ना हो, स्वर व्यंजन का ज्ञान ना हो, हम कैसे व्याकरण करेंगे, है ना। उसके लिए आप वीडियो देखिए, वो भी है हमारी कक्षा, हमने पहले की हुई है, उच्चारण स्थान भी हो चुके हैं। मान ली संधि है तो संधि भी वहाँ पर देखिए आप, या समास की कक्षा को देखिए ध्यान से, उपसर्ग देखिए, प्रत्यय देखिए, कारक देखिए,
है ना। संज्ञा का प्रकरण देखिए, मतलब वो आप आराम से देखेंगे तभी आपको आगे बहुत ही सहूलियत रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर विषय को क्लियर करना है और उसको बड़े ही शांत मन से क्लियर करना है, ताकि बार बार कोई दिक्कतें ना, कोई पुस्तक से देखने की ज़्यादा आवश्यकता ही न पड़े। ठीक है, तो आज की जो कक्षा प्यारे बच्चों यहीं पर संपन्न होती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।